हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी जीके बाय रविंद्र। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज की जो क्लास है इसमें हम मेवाड़ राजवंश को डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वन बाय वन करके संपूर्ण इतिहास के टॉपिक्स को कवर करेंगे जो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखो, यहाँ पे जो हम मेवाड़ राजवंश को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन के थ्रू, उसके बाद में उसी एमसीक्यू का क्या होगा, एक्सप्लेनेशन या मतलब व्याख्या होगी, जिसके द्वारा हम प्रत्येक फैक्ट को डिटेल से व्याख्या करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका देखो बेनिफिट ये होगा कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है किस हिसाब से पूछा जाता है और आपको उसे किस हिसाब से टैकल करना है, इसके लिए आपके एक बहुत अच्छी अप्रोच डेवलप हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मेवाड़ राजवंश को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पेन और कॉपी लेके साथ में बैठें ताकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या खुद के जो नोट्स हैं आप साथ के साथ आप प्रिपेयर करते चलें। तो चलते हैं मेवाड़ राजवंश की तरफ। तो मेवाड़ राजवंश को डिस्कस करने से पहले हम जितने भी राजवंश हैं, अधिकांश जो राजवंश है वो राजपूत हैं, सिवाय करौली और जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है ये दोनों यादव राजवंश है, बाकी सब राजपूत हैं। तो मेवाड़ राजवंश को डिस्कस करने से पहले हम राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई और उसके संबंध में जो विभिन्न मत हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक फेमस कोटेशन है और ये कोटेशन किसका है आपको ये बताना है। तो कोटेशन कुछ इस प्रकार से है कि राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं से जो 12वीं शताब्दी तक के समय को हम क्या कहते हैं, राजपूत युग कहा जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट है ये किस इतिहासकार का है, राजपूतों के संबंध में उक्त कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो राजपूतों के संबंध में उक्त कथन किसका है, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा, ऑप्शन बी है सीवी वैद, ऑप्शन सी है कर्नल जेम्स टोड या ऑप्शन डी है वीए स्मिथ। मतलब ये कथन किसका है कि राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं से जो 12वीं शताब्दी तक का जो समय है उसे राजपूत युग कहा जा सकता है। कि राजपूतों के संबंध में उक्त जो स्टेटमेंट है, उक्त कथन किसका है, तो इसका जो सही जो आंसर है वह है ऑप्शन डी वीए स्मिथ। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी का हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसकी हम व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्त काल में स्थापित हुई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद पुनः समाप्त होने लगी। मतलब भारत की जो राजनीतिक एकता जो थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थापित हुई थी, वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और उत्तर भारत में उत्तर भारत में क्या होता है, और उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों की क्या होती है, स्थापना हुई जो परस्पर संघर्ष थे। मतलब एक दूसरे से लड़ाई करने में क्या थे, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे, कहने का मतलब सत्ता के लिए। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप नए राजवंश उभरे जो राजपूत राजवंश कहलाए। मतलब इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नए राजवंश उभरे, जो पहले केवल एक गुप्त वंश ही था। नए राजवंश उभरे जिनको हम क्या कहते हैं, राजपूत राजवंश कहलाए। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया। तो राजपूतों की जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी बर्नी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो चंद्रशेखर ने दिया है, चंद्रवरदाई ने दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रवरदाई।
अब इसकी व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति के जो विभिन्न मत हैं वो किन किन विद्वानों ने दिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है, मतलब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानता है तो कोई किसी और से। उन्होंने इस संदर्भ में अपने अपने मत प्रतिपादित किए। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति के जो 4 जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले है राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, तीसरा है राजपूतों की वैदिक आर्यों की संतान से उत्पत्ति का सिद्धांत, चौथा है राजपूतों की विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो देखो, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? चंद्रवरदाई ने दिया, जैसा कि हम ऊपर क्वेश्चन में भी यही हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना? डॉक्टर ओझा और सीवी वैद ने। और राजपूतों को विदेशियों की संतान किसने माना? तो कर्नल जेम्स टोड और वीए स्मिथ। अब देखो, कर्नल जेम्स टोड ने तो राजपूतों को विदेशी एक जाति है सीथियन, उसकी संतान माना है, और वीए स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान माना है। तो उम्मीद करता हूँ कि राजपूतों की उत्पत्ति के जो 4 सिद्धांत हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन अब देखो, ये विभिन्न विद्वानों के द्वारा ये जो मत दिए गए हैं उनको आप याद कैसे रखें? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए है। तो देखो, सबसे पहला है अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो तो चंद्रवरदाई ने दिया है। आप इसको ऐसे कैसे याद रख सकते हैं? अब देखो, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ब्राह्मण ही देंगे। अब देखो, ब्राह्मण कौन है? एक तो डॉक्टर भंडारकर है और गोपीनाथ शर्मा। देखो, ब्राह्मण जो जाति है वो शर्मा लगाती है आजकल। तो देखो, ब्राह्मणों की संतान कौन मानेंगे इसको? जो खुद ब्राह्मण होंगे। तो डॉक्टर भंडारकर ने और गोपीनाथ शर्मा ने राजपूतों की उत्पत्ति किन से मानी है? ब्राह्मणों से मानी है। और वैदिक आर्यों की संतान कौन मान रहा है? डॉक्टर ओझा और सीवी वैद। और विदेशियों की संतान कौन मान रहा है? जो खुद विदेशी हैं, जैसे कर्नल जेम्स टोड भी विदेशी है और वीए स्मिथ भी विदेशी है। तो जो खुद विदेशी हैं वो विदेशियों की संतान मान रहे हैं, जो खुद ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों की संतान मान रहे हैं। तो जेम्स टोड तो इनको सीथियन जाति से इनकी उत्पत्ति मानता है, और वीए जो स्मिथ है इनको हूणों से इनकी उत्पत्ति मानते हैं, राजपूतों की। तो उम्मीद करता हूँ कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधित जो विभिन्न मत हैं या विभिन्न जो सिद्धांत हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इससे आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है मुनि वशिष्ठ द्वारा आबू के अग्निकुंड से की गई है। मतलब चंद्रवरदाई जो है अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में क्या लिखता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा की गई है? मुनि वशिष्ठ के द्वारा। और कहाँ की गई है? आबू के अग्निकुंड या यज्ञ कुंड से की गई है। ऐसा चंद्रवरदाई का मत है। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार इसको थोड़ा सा बड़ी साइज कर लेते। तो देखो, अब चंद्रवरदाई ने बताया कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है मुनि वशिष्ठ द्वारा आबू के अग्निकुंड या यज्ञ कुंड से की गई है। अब कैसे की गई है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ कुंड की रक्षा हेतु 3 योद्धा उत्पन्न किए। अब यज्ञ कुंड की रक्षा करनी थी तो उसने 3 योद्धा उत्पन्न किए। अब वो 3 योद्धा कौन थे? परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। तो मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ कुंड की रक्षा हेतु 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। जब ये तीनों योद्धा भी रक्षा करने में असमर्थ हुए, मतलब यज्ञ कुंड की रक्षा करने में असमर्थ हुए, सिद्ध हुए, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा चौहान उत्पन्न किया जो प्रथम तीनों से क्या था? अधिक ताकतवर था। तो ये जो राजपूतों की उत्पत्ति का मत जो हम ये पढ़ रहे हैं ये चंद्रवरदाई के अनुसार पढ़ रहे हैं।
उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने चंद्रवरदाई के अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत था उसको स्वीकार किया है। मतलब कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि जो चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति का जो अग्निकुंड का जो सिद्धांत दिया है वो सही है, इसको इस चीज़ को स्वीकार किया है। इसके बाद में GH ओझा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा एवं CV वैद ने अश्व व अस्त्र की पूजा तथा यज्ञ और बलि जैसी परंपराओं में समानता के कारण इन्हें वैदिक आर्यों की क्षत्रिय वर्ण की संतान माना है। तो डॉक्टर GH ओझा ने और CV वैद ने कुछ परंपराएं जैसे अश्व हो गया, अस्त्र पूजा हो गया, यज्ञ हो गया, बलि जैसी परंपराओं में समानता के कारण जो राजपूत हैं उनको वैदिक आर्यों की क्षत्रिय वर्ण की क्या है, संतान माना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चंद्रवरदाई ने तो अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी राजपूतों की, और GH ओझा और CV वैद ने इन्हें वैदिक आर्यों की क्षत्रिय वर्ण की संतान माना है। क्वेश्चन थर्ड जो है कुछ इस प्रकार से है, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कर्नल टोड का मत है। तो कर्नल टोड का क्या मत है? ऑप्शन ए कहता है कि ब्राह्मणी वंशीय माना है, वैदिक आर्यों की संतान माना है, या सिथियन माना है, या हूण माना है। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो सिथियन जाति से मानी है। किससे मानी है? सिथियन जाति से। तो इसकी व्याख्या के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक तथा सिथियन जाति का वंशज बताते हुए कहा है कि इन विदेशी जातियों को अग्नि संस्कार या अग्निकुंड द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। मतलब सबसे पहले तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया कि ये शक या सिथियन जो जाति है इसकी वंशज माना इसने राजपूतों को, और इसके बाद में इस जातियों को पवित्र करने के लिए क्या किया कि इन विदेशी जातियों को अग्नि संस्कार या अग्निकुंड द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इनको क्षत्रिय वर्ण में लिया गया है। किसको? राजपूतों को। उसके बाद में टोड का तर्क क्या है? टोड का तर्क है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सिथियन या हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा हो गया, अश्वमेघ हो गया, अस्त्र पूजा हो गया, अस्त्र शिक्षा। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने इनको सिथियन जो जाति है उसके वंशज माना है। उसके बाद में राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। मतलब ब्राह्मणों से उत्पत्ति किस किस ने मानी है राजपूतों की? एक तो डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने। अब देखो, जैसे भंडारकर ने बता तो दिया कि राजपूत जो हैं इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, लेकिन इसके लिए इनको एविडेंस भी देना पड़ेगा। तो एविडेंस इन्होंने दिया क्या है? बिजोलिया शिलालेख का इन्होंने उल्लेख किया है कि बिजोलिया शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है, जिसमें राजपूतों के बारे में क्या लिखा है? जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। मतलब उसमें वासुदेव चौहान का उत्तराधिकारी कोई सामंत है, उसको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है, तो वो भी तो राजपूती है। तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का है, तो इसीलिए डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मणों से मानी है। और उसने किसका उल्लेख, किस में इसको संदर्भ माना है? बिजोलिया शिलालेख को माना है। तो उम्मीद करता हूँ कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो विभिन्न मत हैं विभिन्न विद्वानों के, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम, जैसा कि हमारा मेन जो टॉपिक भी वही है मेवाड़ राजवंश। तो मेवाड़ राजवंश के अंतर्गत हमारा मेन टॉपिक भी यही है। मेवाड़ राजवंश के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेरवा का वंशज माना है? मतलब कौन सा इतिहासकार है जिसने मेवाड़ के जो गुहिल हैं उनको ईरान के बादशाह नौशेरवा का वंशज माना है?
तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कविराज श्यामल दास, अबुल फजल, डी.आर. भंडारकर और मुहम्मद नैणसी। तो देखो, जैसे ईरान का जो बादशाह है, ईरान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वहाँ पे मुस्लिम है। तो जैसे हमने ब्राह्मणों के लिए आपको ट्रिक बताई थी, ब्राह्मण राजपूतों को ब्राह्मण कौन बताएगा, जो खुद ब्राह्मण है। वैसे ही ईरान में जो वर्तमान में वहाँ पे मुस्लिम है, ये नौशेरवा जो है, ईरान में वर्तमान में क्या है, मुस्लिम शासक है। तो जो खुद मुस्लिम होगा वही ईरान के बादशाह नौशेरवा का वंशज बताएगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है अबुल फजल। तो आपको इसी हिसाब से आपको याद रखना है, जो खुद मुस्लिम है वो मुस्लिम बताएगा, जो खुद विदेशी है वो विदेशियों की संतान बताएगा, जो खुद ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों की संतान बताएगा। तो किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेरवा का वंशज बताया है? तो ऑप्शन बी है अबुल फजल। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। गुहिल वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर हुआ। मतलब गुहिल वंश का जो नामकरण है, इसी वंश के एक प्रतापी शासक हुए गुहिल, उसी के नाम पे इसका वंश का नाम पड़ गया गुहिल वंश। गुहिलों की उत्पत्ति व स्थान के बारे में प्रचलित विभिन्न मत। जैसे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत प्रचलित हैं, उसी प्रकार गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में भी विभिन्न मत प्रचलित हैं। तो पहला मत जो है वो है कर्नल जेम्स टोड तथा वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो कर्नल जेम्स टोड तथा वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने गुहिलों को वल्लभी के शासकों का वंशज माना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास ने गुहिलों को किसका वंशज माना है? वल्लभी के शासकों का वंशज माना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि डी.आर. भंडारकर ने आहड़ से प्राप्त लेख के आधार पर गुहिलों को ब्राह्मण मानते हुए आनंदपुर से आना लिखा है। तो देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया है राजपूतों को ब्राह्मण कौन मानते हैं, डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। तो देखो, अभी भी ये ब्राह्मण ही मान रहे हैं डी.आर. भंडारकर, क्योंकि जो देखो गुहिल भी जो है राजपूतों की एक शाखा है। तो डी.आर. भंडारकर ने ब्राह्मण मान रहा है पहली चीज़, और ब्राह्मण मानने के साथ साथ ही क्या मान रहा है कि आनंदपुर से आए हैं, कोई जगह है जहाँ से ये गुहिल जो है वहाँ से आए हैं। इसके बाद में तीसरा जो मत है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य में भी गुहिलों को आनंदपुर के ब्राह्मणों वंश से संबंध करते हैं। मतलब कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य में भी गुहिलों को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से ही इनका संबंध को क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई इनसे ही संबंध है, आनंदपुर के ब्राह्मणों से इनका संबंध है। उसके बाद में थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद में नैणसी और गोपीनाथ शर्मा ने गुहिलों को ब्राह्मण वंशी माना है। तो देखो, गोपीनाथ शर्मा तो पहले भी बोल रहा था कि राजपूत हैं वो ब्राह्मण हैं, लेकिन अब नैणसी भी क्या बोल रहा है कि जो राजपूत हैं वो ब्राह्मण हैं, लेकिन गुहिलों के बारे में बोल रहा है केवल। नैणसी और गोपीनाथ शर्मा गुहिलों को किसके वंशज मान रहे हैं? ब्राह्मण वंशी मान रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। गोपीनाथ जो शर्मा है, उन्होंने गुहिलों को नागर जाति के जो ब्राह्मण हैं गुहेदत्त का वंशज बताया है। और महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में इसे क्या किया है? स्वीकार किया है। मतलब जो गोपीनाथ शर्मा ने बताया है उसी को महाराणा कुंभा, जो गुहिल वंश का ही शासक है, इसने माना है कि हाँ, हम ब्राह्मण गुहेदत्त के ही वंशज हैं। ऐसा किसने स्वीकार किया है? महाराणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर एक टीका लिखी है, उसमें इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ने के बाद में मेवाड़ के गुहिलों की उत्पत्ति के जो विभिन्न मत हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि नैणसी और कर्नल जेम्स टोड ने
गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 36 शाखा, 28 शाखा, 24 शाखा या 51 शाखा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो 24 शाखा है। और इसको हम व्याख्या के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि नैन्सी और टोड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24 शाखाओं का। अब इतिहासकार गौरीशंकर हीरानंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। मतलब गुहिल वंश का जो मूल पुरुष या आदि पुरुष था गुहिल, उसने 566 के ईस्वी के लगभग गुहिल वंश की क्या की? स्थापना की। अब देखो, गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना तो कर दी, इसके बाद में शिलालेखों से कुछ जानकारी मिलती है। उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? शिलालेखों के अनुसार गुहिल के बाद में सील, अपराजित, भरतभट्ट, अलट, नरवाहन, शक्ति कुमार और विजय सिंह आदि गुहिल वंश के क्या हुए? उत्तराधिकारी। तो देखो, आपको ये जो जितने भी शासक हैं, सील, अपराजित, भरतभट्ट, अलट, इनका मतलब कोई सिस्टमेटिक हमें इनका इतिहास नहीं मिलता है, और या हो सकते हैं ये कमज़ोर शासक हैं, इसलिए इनका कोई बहुत ज़्यादा इतिहास में वर्णन नहीं है। तो आजकल जो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है उसमें शासकों का क्रम पूछते हैं कि इनमें से इसके बाद में शासक कौन बना, इसके बाद में शासक कौन बना। तो आपको चाहे शासकों को नाम न याद रहें, लेकिन आपको शासकों का क्रम जरूर ध्यान रखना है कि गुहिल के बाद में सील बनता है, सील के बाद में अपराजित, अपराजित के बाद भरतभट्ट, भरतभट्ट के बाद अलट, अलट के बाद नरवान, नरवान के बाद शक्ति कुमार, शक्ति कुमार के बाद विजय सिंह। ये क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ राजवंश के मेवाड़ राजवंश के गुहिल वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बप्पा रावल, जैत्र सिंह, राणा हम्मीर या रतन सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है बप्पा रावल। तो मेवाड़ राजवंश के गुहिल वंश का जो वास्तविक शासक जो माना जाता है वो कौन है? बप्पा रावल। अब व्याख्या के थ्रू इस चीज़ को और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। गुहिल के बाद मेवाड़ का जो प्रतापी शासक है बप्पा रावल हुआ। अब बप्पा रावल का जो शासनकाल है 734 से 753 तक रहा, जिसे गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बप्पा जो रावल है उसे गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी क्या माना जाता है। अब इसके बारे में और आगे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ी साइज में कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर क्या किया? अधिकार किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बप्पा जो रावल हैं इन्होंने 734 में चित्तौड़गढ़ का जो शासक था मानमोरी, उसको पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। लेकिन इसने चित्तौड़ को राजधानी नहीं बनाया तथा नागदा को अपनी राजधानी बनाया। तो आपको ध्यान रखना है कि बप्पा रावल के जो समय था उस समय मेवाड़ की जो राजधानी थी वो थी नागदा, न कि चित्तौड़। केवल इसने मानमोरी को पराजित कर 734 में चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसके बाद में बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर हिंदू सूर्य राजगुरु, अब देखो राजगुरु ये जो उपाधि है ये बप्पा रावल की है। अब देखो यहाँ से इससे आगे हम जब महाराणा कुंभा पढ़ेंगे तो उसकी बहुत सारी उपाधियाँ हैं, जिसमें हाल गुरु, छाप गुरु, बहुत सारी उपाधियाँ हैं। तो उसी से मिलती जुलती एक उपाधि है राजगुरु। तो देखो ये बप्पा रावल की है, न कि महाराणा कुंभा की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर हिंदू सूर्य राजगुरु और चकवे की क्या की? उपाधियां धारण की। तो कोई भी शासक है उसकी क्या क्या उसने उपाधि धारण की, ये आपको याद रखना है। तो बप्पा रावल की उपाधि है हिंदू सूर्य राजगुरु और चकवे की उपाधि। इससे आगे क्या है? बप्पा के गुरु का नाम हारित ऋषि था। बप्पा जो रावल था उसका गुरु का नाम था क्या था? हारित ऋषि। और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर क्या किया था?
अधिकार किया था। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। मतलब बप्पा जो रावल है इसका वास्तविक नाम क्या है? कालभोज है। ये किसने बताया? डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। जैसे आजकल हम जिसको भी भारत रत्न मिलता है उसके आगे भारत रत्न लिख के उसका नाम लिख देते हैं। जैसे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उसी प्रकार बप्पा जो था वो कोई नाम नहीं था। ये किसने कहा है? कि कविराज श्यामल दास ने कहा है कि बप्पा रावल, तो रावल इसका नाम हो सकता है, लेकिन बप्पा जो था ये इसका नाम नहीं था। या क्या है? ये अपितु एक खिताब था। ये किसने कहा? कविराज श्यामल दास ने। बप्पा रावल के काल का 115 ग्राम सोने का सिक्का भी प्राप्त हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस शासक के काल में 115 ग्रेन सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और साथ के साथ जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे आप खुद के नोट्स बनाते जाएं ताकि एक अच्छी आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इतिहासकार सीवी वैद ने किस शासक की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है? मतलब इतिहासकार हैं सीवी वैद, उसने किस शासक की जो तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से की है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या रतन सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है बप्पा रावल। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, बप्पा रावल। तो इतिहासकार सीवी जो वैद हैं ने बप्पा रावल की जो तुलना है चार्ल्स मार्टेल से की है। अब इसकी व्याख्या के द्वारा इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। बप्पा ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी या लकुलिश जी का मंदिर का निर्माण कराया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी या लकुलिश जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया? बप्पा रावल ने। और एकलिंग जी जो हैं गुहिल वंश के कुल देवता हैं। एकलिंग जी क्या हैं? गुहिल वंश के कुल देवता है। बप्पा ने मोहम्मद बिन कासिम को भी क्या किया? पराजित किया। और मोहम्मद बिन कासिम को पराजित करने के कारण ही इतिहासकार सीवी वैद ने बप्पा की जो तुलना है चार्ल्स मार्टेल से की है। इसीलिए यहाँ से हम सिस्टमेटिकली पढ़े तो बप्पा ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया, इसलिए इतिहासकार सीवी वैद ने बप्पा की जो तुलना है किससे की है? चार्ल्स मार्टेल। अब आप पूछोगे सर ये चार्ल्स मार्टेल क्या है? तो चार्ल्स जो मार्टेल था मुस्लिम सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति था। इसीलिए सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से की है। इससे आगे है फतहुल बल्दान नामक अरबी ग्रंथ के अनुसार, फतहुल बल्दान नामक एक अरबी ग्रंथ है, उसके अनुसार बप्पा के समय पुनः मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने बप्पा रावल के बाद मेवाड़ की शक्ति को पुनर्स्थापित किया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, भरतभट्ट, खुम्माण द्वितीय या मत्तट या खुम्माण तृतीय। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, खुम्माण तृतीय। मतलब बप्पा रावल के बाद में मेवाड़ की शक्ति को जिसने पुनर्स्थापित किया वो था खुम्माण तृतीय। तो व्याख्या के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। खुम्माण तृतीय 877 ईस्वी से 926 ईस्वी ने मेवाड़ की शक्ति को क्या किया? पुनर्स्थापित किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति खुम्माण तृतीय को, कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है वो क्या कहती है? खुम्माण तृतीय को अंग कलिंग सौराष्ट्र तेलंग द्रविड़ और गोड़ों का विजेता बताती है। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है वो खुम्माण तृतीय को किसका विजेता बताती है? अंग का, कलिंग का और सौराष्ट्र का, तेलंग का, द्रविड़ का या गोड़ों का विजेता बताती है। अब देखो खुम्माण तृतीय का उत्तराधिकारी जो होता है भरतभट्ट हुआ, जिसने राष्ट्रकूट
राजकुमारी से विवाह किया। तो आपको पता होना चाहिए कि खुमान तृतीय के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बनता है? भरतभट्ट। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चल। निम्न में से किस गुहिल शासक ने आहाड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया? तो आपके पास चार ऑप्शन है, खुमान तृतीय, बप्पा रावल, अल्लट या शिलादित्य। तो आहाड़ में जो वराह मंदिर का जो निर्माण कराया था वो कराया था अल्लट ने। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अल्लट। अब इसको व्याख्या के द्वारा भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि अल्लट ने राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को क्या किया? प्राप्त किया और हूण कन्या हरिया देवी से विवाह किया। किसने किया? अल्लट ने। अल्लट ने आहाड़ में वराह मंदिर का भी क्या किया? निर्माण कराया। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। आहाड़ से प्राप्त लेख में मुख्यमंत्री, संधि विग्रहक, अक्षपटलेख, वंदीपति, बिशा, गाधिराज आदि प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं जो अल्लट द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के द्योतक हैं। मतलब मेवाड़ में सबसे पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसके समय अस्तित्व में आई? वो है अल्लट के समय में। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था का अस्तित्व किसके समय आया या किसके समय स्थापित हुई? तो अल्लट के समय में स्थापित हुई। अल्लट के बाद में मेवाड़ का जो शासक बनता है वो है नरवाहन। तो अल्लट का उत्तराधिकारी कौन हुआ? नरवाहन हुआ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गुहिल शासक के शासनकाल में परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार किया? किस गुहिल शासक के शासनकाल में परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो ऑप्शन ए है अल्लट, ऑप्शन बी है नरवाहन, ऑप्शन सी है शक्ति कुमार या ऑप्शन डी है अंबा प्रसाद। तो करेक्ट जो आंसर है वो है शक्ति कुमार। करेक्ट जो आंसर क्या है? शक्ति कुमार। तो थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। शक्ति कुमार के शासनकाल में परमार राजा मुंज ने आहड़ पर क्या किया? आक्रमण किया और इसे नष्ट कर दिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। शक्ति कुमार के बाद मेवाड़ के शासक बने अंबा प्रसाद को भी ही चौहान राजा वाकपति से परास्त होना पड़ा। और अंबा प्रसाद के बाद में देखो शासकों का क्रम आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई बुरी बात नहीं। अंबा प्रसाद के बाद शासक बनता है सूचीवरम, सूचीवरम के बाद नरवरम, नरवरम के बाद कीर्तिवरम, कीर्तिवरम के बाद योगराज, योगराज के बाद बैरेट, बैरेट के बाद हंसपाल, हंसपाल के बाद वैरी सिंह, उसके बाद में विजय सिंह, उसके बाद में हरि सिंह, उसके बाद में चौड़ सिंह, उसके बाद में विक्रम सिंह आदि क्या बनते हैं? मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो थोड़ा सा आपको इनका नाम याद रखना है। और ये जो जितने भी शासक हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली शासक नहीं रहे, इसीलिए इनका इतिहास में बहुत ज़्यादा आपको जिक्र नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस गुहिल शासक के शासनकाल में रावल और राणा शाखाओं की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। मतलब कौन सा गुहिल शासक था जिसके शासनकाल में रावल और राणा शाखाओं की उत्पत्ति हुई? तो ऑप्शन ए है रण सिंह, ऑप्शन बी है विक्रम सिंह, ऑप्शन सी है रतन सिंह या ऑप्शन डी है जैत्र सिंह। तो करेक्ट जो आंसर है वो है रण सिंह। मतलब रण सिंह के शासनकाल में रावल और राणा शाखाओं की उत्पत्ति हुई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रण सिंह। अब इसकी उत्पत्ति किस हिसाब से हुई, क्या हुआ, उसको हम व्याख्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। विक्रम सिंह के बाद में रण सिंह 1158 ईस्वी को मेवाड़ का क्या बनता है? शासक बनता है। शासक बना जिसे रावल और राणा शाखाएं निकली। और रण सिंह के जो उत्तराधिकारी हैं, मतलब इसके बाद में शासक कौन बने? रण सिंह के बाद में क्षेम सिंह और क्षेम सिंह के बाद में सामंत सिंह क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। अब सामंत सिंह ने 1174 में गुजरात के शासक अजयपाल को क्या किया? पराजित किया। और सामंत सिंह का जो विवाह है वो अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से हुआ। तो ये पृथ्वीराज तृतीय वो
पृथ्वीराज द्वितीय है, पृथ्वीराज तृतीय नहीं है, जिसका इतिहास में बहुत ज़्यादा हम जिक्र करते हैं। जो इसका मोहम्मद गोरी से युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज तृतीय थे। तो सामंत सिंह का जो विवाह है वो पृथ्वीराज चौहान के शासक अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से हुआ। कीतू चौहान तथा पृथ्वीराज के मध्य शत्रुता, पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य शत्रुता भी इस कारण मध्य शत्रुता थी, इस कारण कीतू चौहान ने सामंत सिंह को मेवाड़ से पदच्युत कर दिया। मतलब कीतू चौहान और पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य क्या थी, शत्रुता थी। इस कारण उस समय चौहान वंश जो था वो ज़्यादा शक्तिशाली था मेवाड़ राजवंश की तुलना में। इसीलिए कीतू चौहान ने सामंत सिंह को क्या कर दिया, मेवाड़ के राजा के पद से हटा दिया। मेवाड़ से सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी को वागड़ जाकर नए राज्य की स्थापना की। मतलब सामंत सिंह ने क्या किया, मेवाड़ से तो इसको हटा दिया गया, इसलिए 1178 में इसने वागड़ का मतलब होता है वर्तमान डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, वागड़ जाकर नए राज्य की स्थापना की। तो किसने की, सामंत सिंह ने। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। सामंत सिंह का ही जो भाई था वो मथन सिंह ने कीतू चौहान को क्या कर दिया, परास्त कर दिया और पुनः मेवाड़ पर गुहिलों का अधिकार स्थापित किया। किसने किया, मथन सिंह ने। मथन सिंह के पश्चात पदम सिंह तथा व तत्पश्चात जैत्र सिंह क्या बनते हैं, मेवाड़ के शासक। मथन सिंह के बाद में पदम सिंह के बाद में जैत्र सिंह क्या बनेंगे, मेवाड़ के शासक बनेंगे। इसके बाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार सारी एग्जामों में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 1227 ईस्वी का भूताला का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, रतन सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, बप्पा रावल व इल्तुतमिश के मध्य और राणा हम्मीर व इल्तुतमिश के मध्य। तो काफ़ी फेमस प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। अब देखो जैत्र सिंह के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं व्याख्या के थ्रू और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं कि जैत्र सिंह जो था वो मेवाड़ का शासक रहा 1213 से 1253। तो काल आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अलर्ट के टाइम पे राजधानी जो मेवाड़ की थी वो थी आहड़ और बप्पा रावल के समय नागदा थी, लेकिन जैत्र सिंह के समय चित्तौड़गढ़ जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को क्या बनाया है, राजधानी बनाया है। आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा। अब बताया है कि भूताला का जो युद्ध अभी हमने 1227 में पढ़ा है। अब देखो इसकी आपको डेट भी याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत सारे युद्ध दे देते हैं और उसको आपको कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना हो। तो अभी वो काम आप तभी कर पाओगे जब आपको उस युद्ध की डेट याद होगी। तो भूताला का जो युद्ध है वो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ, जिसमें क्या हुआ, जैत्र सिंह विजय हुआ। और भूताला का जो युद्ध है इसका जो वर्णन है वो जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। ये काफ़ी फेमस उपन्यास है। जयसिंह सूरी इसके लेखक हैं। तो जयसिंह सूरी का उपन्यास का क्या नाम है, हमीर मदमर्दन में मिलता है। तो देखो एक हम हमीर देव चौहान पढ़ते हैं चौहान वंश में, तो उससे संबंधित कुछ ग्रंथ हैं जैसे हमीर रासो हो गया, हमीर रायण हो गया, हमीर, बहुत सारे हमीर से मिलते जुलते नाम हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है ये हमीर जो मदमर्दन जो ग्रंथ है ये हमीर देव चौहान से संबंधित नहीं है। ये जयसिंह सूरी ने लिखा है जिसमें भूताला के युद्ध का क्या है, वर्णन है। और इस जो हमीर जो मदमर्दन है, हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को जो है हमीर कहा गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है हमीर किसको कहा है, इल्तुतमिश को कहा है, न कि जैत्र सिंह को कहा है। चिरवा शिलालेख के अनुसार जैत्र सिंह को मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल मतलब वर्तमान बीकानेर तथा दिल्ली के शासक पराजित नहीं कर सके। चिरवा शिलालेख से इस बारे में जानकारी मिलती है कि मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल और दिल्ली के शासक वो भी जैत्र सिंह को पराजित नहीं कर सके। जैत्र सिंह ने 1248 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद
की सेना को भी क्या किया, पराजित किया। और जैत्र सिंह के दो फेमस सैन्य अधिकारी थे, मदन और बालाक। जैसे हम आगे पढ़ेंगे गोरा और बादल रतन सिंह के, और जैता और पुंजा जब हम मारवाड़ पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो जो प्रमुख जो सैन्य अधिकारी थे मदन और बालाक, ये जैत्र सिंह के, मदन और बालाक नामक सैन्य अधिकारी जैत्र सिंह की सेना में थे। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए उसे दिल्ली के गुलाम वंश के समय के मेवाड़ का सबसे प्रतापी व बलवान शासक कहा है। मतलब जब दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था तो उस समय मेवाड़ का सबसे जो प्रतापी शासक था वो कौन था, जैत्र सिंह ही था। ऐसा किसने बताया कि डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। नामक ग्रंथ का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऑप्शन है जैत्र सिंह, ऑप्शन बी है तेज सिंह, ऑप्शन सी है समर सिंह, या ऑप्शन डी है मथन सिंह। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है तेज सिंह। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का जो चित्रण है वो तेज सिंह के शासनकाल में हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, तेज सिंह। इसके बारे में और डिटेल से हम देखते हैं व्याख्या के द्वारा। जैत्र सिंह का उत्तराधिकारी जो था वो तेज सिंह था, जिसका शासनकाल 1250 से 1273 हुआ। तेज सिंह के शासनकाल में 1260 में आहड़ में, देखो काफ़ी फेमस नाम है ये, कमल चंद्र द्वारा, चित्रकार का नाम है कमल चंद्र द्वारा राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है। किसने लिखा, कमलचंद्र ने लिखा। किसके समय में लिखा, तेज सिंह के समय में। और उसके बाद में हम देखते हैं कि तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया, जैतल देवी ने कराया। और जैतल देवी कौन थी, तेज सिंह की पत्नी थी। तेज सिंह के बाद में मेवाड़ का जो शासक बना वो बना समर सिंह। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसमें हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और आगे की वीडियो हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसके द्वारा आप संपूर्ण इतिहास को हम यहाँ पे एक एक करके संपूर्ण टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।